जी बच्चे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने पिछली क्लास में ना क्वेश्चंस करे थे कंज्यूमेबल आइटम्स के। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे? कंज्यूमेबल आइटम का जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 से शुरू हो गया था। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए थे, तो पिछली वीडियो में हमने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज की क्लास में हम बुक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कंज्यूमेबल आइटम के, और कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ज़रा ध्यान से देखना है इसको। इसमें लिखा हुआ बच्चे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये बात आपको पता है कि हम जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही तो जाएगा। जितना मटेरियल मैंने परचेज़ करा होगा उसमें से मैंने जितना कंज्यूम कर लिया वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये ज़रूरी नहीं होता ना बच्चे कि हम जितना मटेरियल ख़रीदते हैं सारा का सारा कंज्यूम कर लें। ठीक है, तो करते हैं, देखो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29। आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, सेल कर दिया। तो ख़रीदा होगा आपने तभी सेल कराए ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है बच्चे? 50,000 रुपये। तो 50,000 की चीज़ आपने कितने में बेच दी बच्चे? 56,000 में। तो इसका मतलब 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। आगे लिखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करा है। तो बच्चे इसका मतलब ये है ना कि आपने इनसे सामान ख़रीदा होगा तभी तो आपने पे करा है। तो हम एक काम करेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अकाउंट बना लेंगे, जहाँ से मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैंने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट पे ख़रीदा है ना। भाई अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब यह है ना कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट पे ख़रीदा होगा तभी आप पेमेंट कर रहे हो उनको। तो हम क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्रेडिट परचेज़ निकाल सकेंगे कि हमने कितना सामान ख़रीदा है। फिर कह रहा है कैश परचेज़ ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, आपने कैश में भी ख़रीदा है। ठीक है, तो कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है आपने क्रेडिट पे ख़रीदा हो और कुछ आपने कैश में ख़रीदा है। ठीक है बच्चे, अमाउंट आपके सामने है ही, 40,000 रुपये का कैश में ख़रीदा है। इसको कहाँ दिखाएंगे बच्चे? इसको हम दिखाएंगे स्टॉक अकाउंट में, यानी कि जब मैं अकाउंट बनाऊंगा ना स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसमें दिखाऊंगा। क्रेडिटर्स अकाउंट में किस लिए बनाता हूँ? मैं क्रेडिटर्स अकाउंट इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे को ये पता चल सके कि मैंने क्रेडिट पे कितना ख़रीदा है। ठीक है बच्चे, कैश परचेज़ आपको दे ही रखी है ऑलरेडी, क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। प्लीज़ वीडियो देख लेना, लेक्चर नंबर 3 या 4 से जो है कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बातें समझाई हुई हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल आपको बता रहा है 2018 2019, यानी कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, और फिर आपको क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 आपको मैं सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना के दिखाता हूँ। इसमें क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो हम यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी है ना बच्चे, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 37,000। प्लीज़ आप क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। आपको सबसे नीचे सेकंड लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 37,000। ठीक है जी, हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ लिखा हुआ है 45,000। ठीक है जी, 45,000। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ लिखा था अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो वो तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना पे करा है हमने क्रेडिटर्स को? 91,000। या तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट लिखो या फिर आप यहाँ पे लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक अकाउंट और बनाऊँगा बच्चे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ
स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा एसेट अकाउंट है एक तरीके से। तो डेबिट से शुरू करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक, और वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, 4th पॉइंट में दिया हुआ है 50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 55,000, 55,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितनी चीज़ें दिखा दी। मैंने पॉइंट नंबर 2 दिखा दिया क्रेडिटर्स अकाउंट में, कैश परचेजेस। ठीक है, अच्छा ये मैंने दिखा दिया स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्रेडिटर्स दिखा दिए क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग। कैश परचेज है बच्चे, इसका मतलब समझते हो क्या है कि मैंने कुछ मटेरियल कैश में भी ख़रीदा है। तो अगर आपने मटेरियल कैश में ख़रीदा है तो मटेरियल इंक्रीज़ करेगा, स्टॉक बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 2 कैश परचेजेस। अरे सिंगल एंट्री का चैप्टर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, तो बिल्कुल वैसे ही है ये। तो कैश परचेजेस कितना है बच्चे, 40,000। ठीक, अच्छा उसके बाद बच्चे इसमें ये पॉइंट और लिखा हुआ है। अब हमारा एक ही पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने दिखा दिया, ये कहाँ दिखाया, क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्योंकि हमने पेमेंट क्रेडिटर्स को करी है तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश परचेजेस ये मैंने स्टॉक अकाउंट में दिखा दिया, ये भी स्टॉक अकाउंट में आएगा और ये भी स्टॉक अकाउंट में आएगा, और ये दोनों क्रेडिटर्स अकाउंट में चले जाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है बच्चे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 रह गया। अब ज़रा पॉइंट नंबर 1 देखना क्या लिखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 50,000, और उसको आपने कितने में बेचा बच्चे, 56,000 में ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कैश, जैसे आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर में लिखते थे ना, बाय कैश या बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना बच्चे, 56,000। कितना दिखाओगे आप यहाँ पे, 56,000, हाँ या ना बताओ। इसके अंदर 6,000 रुपये का प्रॉफिट है या नहीं भाई। 50 की चीज़ आपने 56 में बेची है, तो 6,000 रुपये प्रॉफिट पे बेची है, तो वो प्रॉफिट आपने यहाँ से हटा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है बच्चे। और यहाँ से हटाने के लिए मैं कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 6,000, राइट। और इस 6,000 को मैं कहाँ ले जाऊँगा बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल 6,000। ठीक है बच्चे यहाँ तक। सो आई होप आपको समझ आ गया हो यहाँ तक। चलो जी, अब ये देखो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था ना हमने, इसको क्लोज़ कर लो, और डिफरेंस देखो कहाँ आ रहा है। डिफरेंस आपका आ रहा होगा क्रेडिट साइड में। तो हम पता है यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज, कि आपने उधार में ख़रीदा होगा। क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तभी तो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। या मैं ऐसा कहूँ कि अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि क्रेडिटर्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज़ करेंगे तो डेबिट। ठीक है बच्चे यहाँ तक। तो वो चीज़ है। तो आप अब देख लो कितना आ गया टोटली। तो यहाँ आ गया मेरा 91,000 प्लस 45,000, 1,36,000, और 1,36,000 में से हम माइनस करेंगे 37,000, तो ये मेरा आ जाएगा 99,000। ठीक है बच्चे। तो क्रेडिट पे मैंने 99,000 की परचेज़ करी है, तो स्टॉक तो बढ़ेगा ना, आपने चाहे कैश में ख़रीदा हो या क्रेडिट में ख़रीदा हो। क्रेडिट परचेज़ ये कितना आ गया बच्चे, 99,000। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप देख लो 50। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का सामान ख़रीदा मैंने। ये सामान 50,000 का मेरे पास पहले से पड़ा था, जो पिछले साल में यूज़ नहीं कर पाया। 40,000 का सामान मैंने इस साल ख़रीदा, कैश में ख़रीदा है, तो इनको तो मैंने पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी। ठीक है, 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, और 99,000 का मैंने क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो टोटल इन्वेंट्री मेरे पास इतनी है। तो ये 50 प्लस 40 प्लस 6,000 प्लस 99, 1,95,000, 195। इसमें से हम माइनस करेंगे 56,000 माइनस 55, तो बच्चे 84,000 का डिफरेंस आ रहा है। पता है 84,000 डिफरेंस क्या होगा, कंज्यूम, कि आपने इतना मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल
कंज्यूम्ड, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चे, और जितना स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम करा है वो आ जाएगा आपका इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया, ये 84,000। ठीक है बच्चे, ये काम करके दिखाना है आपने, ये आपका मेन आंसर का पार्ट है, एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 शायद मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको कर लेना। कुछ भी ऐसा उसमें है नहीं जो आपको ना समझ आए। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। और ये सेम क्वेश्चन है बच्चे जो हमने अभी करा है, बिल्कुल सेम। आप ये देखो, लिखा है इसमें, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, है ना, स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमारा करंट ईयर कौन सा है बच्चे, 31 मार्च 2020। आप यहाँ देखो पेमेंट साइड पे, आपको पता है ना पेमेंट का मतलब क्या है, कि आपके पॉकेट से जो कैश निकला। देखो क्या लिखा है, लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब समझते हो क्या है, कि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। अभी आपने जो क्वेश्चन करा था उसमें लिखा था ना कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, तो वो यही थी बच्चे। पेमेंट साइड पे तो दिखाओगे आप उसको, तो वो आपको बता रहा है 61,000 रुपीज़, 61,000 है। ठीक है, फिर लिखा है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सामान मैंने कैश में ख़रीदा है। ये क्या है बच्चे, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। तो मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा और वहाँ से ये पता लगा लूँगा कि मैंने क्रेडिटर से कितने की स्टेशनरी या कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने परचेज़ करा है। ठीक है बच्चे, कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 7,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 15,000 रुपये। तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना के आप स्पोर्ट्स मटेरियल आपने क्रेडिट में कितना ख़रीदा होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है बच्चे, फिर कैश में कितना ख़रीदा आपने ये दे रखा है। इसको कहाँ दिखाओगे आप, स्टॉक अकाउंट में, जैसे अभी आपने क्वेश्चन करा, सेम ही तो है। और इधर देखो रिसिप्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 का आपने मटेरियल कितने में बेचा बच्चे, 26,000 में। भाई अगर आप मटेरियल बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, तो रिसिप्ट साइड में तो आएगा, और कहाँ आएगा वो। अब मुझे बताओ इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 6,000 रुपये प्रॉफिट। 20,000 का मटेरियल आपने 26 में बेच दिया तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आप इस प्रॉफिट को किस में दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चे, जैसे आपने अभी क्वेश्चन करा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिगर्स बदली हुई हैं बस। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, और कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ मेरे से पूछ लेना। ठीक है जी, तो ये चीज़ है बच्चे। 34 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 32 भी करवा दिया होगा, नहीं करवाया होगा तो होमवर्क दे रखा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चे पहले। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रा इसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा हुआ है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट करी है, और बताओ कितनी पेमेंट करी है बच्चे। यहाँ लिखा हुआ है 1,40,000, जो भी लिखा है। किसको पेमेंट करी होगी आपने, क्या ये स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कैश में ख़रीदा है, नहीं बच्चे, लिखा है ना पेमेंट करी है, तो पक्की बात है आपने ये पेमेंट अपने सप्लायर को करी होगी, हाँ या ना। और आप ये देख लो बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 मतलब पिछले साल की, तो पिछले साल के क्रेडिटर्स आपको बता रहा है 6,000, हाँ या ना। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है बेसिकली ये, और स्पोर्ट्स मटेरियल ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ये क्या है बच्चे, ओपनिंग क्रेडिटर, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे दिया हुआ है 22,000 रुपये। कहता है फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम उसको कैसे दिखाएंगे, तो क्या दिक्कत आ रही है, बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पहले मुझे बताओ फाइनल अकाउंट्स में हम कितनी चीज़ें बनाते हैं। हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना, यही 2 चीज़ें तो बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, जितना आपने कंज्यूम करा होगा, तो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। कैलकुलेशन ऑफ
स्पोर्ट्स मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, आप ये बताओ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना दे रखा है, 1,40,000, 1,40,000 अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। इसमें से हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर, ₹6,000। ठीक है बच्चे, क्रेडिटर्स माइनस कर दिया आपने। और मुझे बताओ क्या कोई क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में? अगर क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे होते तो मैं इसमें ऐड कर देता, तो ये पता चल जाता कि मैंने इनसे कितने का माल ख़रीदा है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं होंगे इसका मतलब, तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब मैंने 1,34,000 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, और आपने ये किस पे ख़रीदा होगा? क्रेडिट पे। ठीक है बच्चे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 8,000, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको इसमें दिया हुआ है 22,000। ये लेस करके आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कि आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करा। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? 1,34,000 प्लस 8,000 माइनस 22,000, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। तो इतनी स्टेशनरी आपने या इतना स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया होगा। और ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 1,20,000। ठीक है बच्चे। अच्छा, बैलेंस शीट में कौन सी बैलेंस शीट बनाएं? करंट ईयर की बना लेते हैं, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट तो बनी हुई है, क्वेश्चन के अंदर ही बना रखी है इन्होंने। तो हम सिर्फ करंट ईयर का एक छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं, 31 मार्च 2020। एक तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो आप यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया हुआ है? 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज़, है ना, 22,000 रुपीज़। और हम यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हाँ जी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं या नहीं है क्वेश्चन में? नहीं है बच्चे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करके चलेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है बच्चे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो आप अपने आप कर लेना। वैसे तो मैंने कंज्यूमेबल आइटम्स के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी अगर कोई पेंडिंग बच गया हो तो फिर आप कर लेना बच्चे अपने आप। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, मैंने आपको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, क्यों है, ये सारी बात आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, कि लेक्चर नंबर 2 में बताई होगी शायद, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 तो हमारा एक बेसिक सा था जिसमें हमने एनपीओ का जो है बच्चे मीनिंग को डिस्कस करा था। लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के बारे में डिस्कस करा होगा। आप चेक कर लेना, लेक्चर नंबर 1 में भी शायद थोड़ी बहुत बातें हमने कर रखी है। ठीक है, तो क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो आपको पता है, बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं बिल्कुल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वैसे ही बनाते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी इनकम। एक्सपेंसेस कितने? भाई जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग करोगे उसी पीरियड के तो खर्चे दिखाओगे आप। अगर आप अकाउंटिंग 1 साल की कर रहे हो, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अगर आप अकाउंटिंग 1 साल की कर रहे हो तो खर्चे भी 1 साल के, और
आपका क्या नाम है, इनकम भी 1 साल की, तभी तो ये सारी इतनी सारी एडजस्टमेंट करके चलते हो आप, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब पता है आपको बातें। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो आपको बात समझ आएगी बच्चे। तो आप एक काम करो, बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप निकालो और उसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 58। और इस क्वेश्चन से ना हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू करना आप कर देंगे, ठीक है। शुरुआत हो चुकी है बड़े क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन नंबर 58, छोटे छोटे हमने बहुत सारे कर लिए। सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग हमने अलग से देख ली, कंज्यूमेबल आइटम्स की अकाउंटिंग हमने अलग से देख ली। अब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 58 निकालो और उसको पढ़ना शुरू करो बच्चे, ठीक है जी। 58 से शुरू करेंगे हम लोग करना, बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए बच्चे आप आराम से। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, आप देखना ज़रा ध्यान से बच्चे। फिगर्स ना इसकी दिखाई नहीं दे रही, तो कोई बात नहीं, फिगर्स तो मैं जब पढ़ूंगा क्वेश्चन, आप इस बात पे ध्यान देना, जब मैं क्वेश्चन आपको लिखवा कराऊंगा तब आप थोड़ा सा सुनते रहना कि मैं कौन कौन से फिगर बोल रहा हूँ। वैसे आपके पास बुक होगी मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें लिखा हुआ है बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रामाकृष्णा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है। कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। कौन सी डेट बच्चे? 31 मार्च 2020। तो आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है जी। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके नीचे आप लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट, और ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट हम बनाएंगे एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर की। ठीक है, चलिए अब ज़रा देखना। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़वा दूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब आपको कैश बुक दे रखी है। तो डेबिट साइड मेरी क्या है? रिसिप्ट, हाँ या ना? डेबिट साइड क्या है बच्चे? मेरी रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड कौन सी है बच्चे? पेमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको हो सकता है लेक्चर नंबर 1 में या 2 में ये ज़रूर बताया होगा कि रिसिप्ट और इनकम में डिफरेंस होता है बच्चे, पेमेंट और एक्सपेंसेस में भी डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप पेमेंट साइड में देखोगे इक्विपमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में अगर आप देखो तो आपको इक्विपमेंट नज़र आएगा। तो बच्चे इक्विपमेंट कोई, अब सोचो हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स तो यूज़ होते ही हैं, तो क्या वो उनके लिए एक्सपेंस है? नहीं बच्चे, उनके लिए वो एसेट है। और आप सोच के देखो, अगर वो एसेट खरीदेंगे तो क्या पेमेंट नहीं करेंगे? पैसा तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी ना कोई चीज़ आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि जो पेमेंट साइड आपको दे रखी है ना, तो ये पेमेंट साइड क्या चीज़ हो सकती है? पेमेंट खर्चों के लिए भी हो सकती है, जैसे कि इसमें सैलरी लिखा हुआ है, इसमें पैटी एक्सपेंस लिखे हुए हैं, डॉक्टर्स की सैलरी लिखी, होनोरेरियम मतलब सैलरी होती है, डॉक्टर्स की सैलरी लिखी हुई है, हाँ या ना? तो ये खर्चे लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? तो आपने कोई खर्चा करा होगा, उसके पैसे दे दिए आपने, तो इसमें क्या बात हो गई, है ना? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है।
अब मुझे बताओ, अगर ये एसेट है तो क्या एसेट खरीदोगे तो क्या पैसे नहीं दोगे आप? दोगे ना। तो पैसे दे रखे मैंने। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि पेमेंट का मतलब होता है पॉकेट से कैश निकलना। किस काम के लिए? किसी भी काम के लिए हो सकता है। वो आपको देखना है कि इसमें से एक्सपेंस कौन सा है और इसमें से एसेट कौन सी है। जो एक्सपेंस होगा वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो पेमेंट आपने एसेट्स के लिए करी होगी वो चली जाएगी बैलेंस शीट में। समझ आई यहाँ तक बात? अच्छा, रिसिप्ट साइड में भी वही हिसाब है बच्चे, है ना। तो देखो अब यहाँ तक ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रिसिप्ट हमारी इनकम हो, नॉट नेसेसरी। क्वेश्चंस आएंगे आगे आके तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पैसा आप रिसीव करते हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो मैं आगे समझाता हूँ आपको बात, ठीक है ना। मज़ा ख़राब हो जाएगा उसका फिर। चलिए, तो ये पेमेंट साइड है बच्चे, ये मेरी रिसिप्ट साइड है। फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास पिछले साल की है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास करंट ईयर की है, 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चे, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे अच्छे से तो आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिगर नज़र नहीं आएगी कि इसमें कैपिटल कितनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, कैपिटल को निकालने के लिए ना पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, कैसे बनाएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट? जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। पिछले साल का अगर कोई आइटम होगा तो वो पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे कि ये रहा 1 अप्रैल 2019 मतलब पिछला साल। तो पिछले साल आपके सामने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी पिछले साल की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर एडजस्टेड नहीं है। ठीक है बच्चे यहाँ तक? चलिए, तो देखो ज़रा कैसे। तो अगर मैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन उठाता हूँ तो मुझे सब्सक्रिप्शन के ऊपर नज़र आ रही है। ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और ये क्या है बच्चे, एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग करना तो आपको आती है, हमने इतना टाइम लगाया सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, तो मुझे बताओ हम क्या बना रहे हैं बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा सब्सक्रिप्शन, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो या फिर उसको स्टेटमेंट बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्फॉर्मेशन कम है तो मैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। आप ये देखो, आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है बच्चे, 4,79,960, है ना। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो मैंने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है बच्चे, 479,960। हाँ या ना? सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव करा है वो कितना है बच्चे, 479,960। हम इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का बच्चे, पिछले साल का 2019 का, जो कि इसमें 2400 रुपये दिया हुआ है, 2400। ठीक, हम इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का, करंट ईयर का, जो कि इसमें 2800 रुपये दिया हुआ है। ये लेस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2800 रुपये। हम इसमें ऐड कर देंगे बच्चे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कब का बच्चे, 2019 का, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए होगा, 640 रुपये दिया हुआ है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 का, जो कि इसके अंदर 1000 रुपये दिया हुआ है ना बच्चे। आपके सामने क्वेश्चन तो होगा ही, आप देख लेना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम करके आ तो चुके हैं, अलग से सीखा हुआ है, बस मैंने वो चीज़ यहीं दिखा दी। एक ही बात है बच्चे को। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये है बच्चे 479,960 माइनस 2400 प्लस 2800 प्लस 640 माइनस 1000, 4,80,000 रुपये। तो मेरा करंट ईयर की, तो मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी बनती है, 4,80,000 रुपये। ठीक है, और आपको पता है ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में भी जाती है, करके आ चुके हो आप। तो भाई करंट ईयर की बैलेंस शीट है मेरे पास, तो करंट ईयर के आइटम तो दिखाएं। मैं यहाँ दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट 2020 की बैलेंस शीट बना रहे तो 2020 का आउटस्टैंडिंग है 2800 रुपये। और ये बात आपको पता है कि अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी एसेट होती है बच्चे, है ना, 2800 रुपये। और एडवांस सब्सक्रिप्शन वो लायबिलिटी होती है। तो करंट ईयर में हमें एडवांस कितना मिला है बच्चे, 1000, वो भी दिखा दिया हमने। करंट ईयर के आइटम करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अब एक काम करते हैं, पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनाते हैं, क्योंकि हमें ना कैपिटल नहीं पता, तो कैपिटल तो निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। ठीक है ना। तो पिछले साल की बैलेंस शीट से निकाल लेते हैं इनको।
क्योंकि जो कैपिटल पिछले साल होगी वही इस साल भी होगी। बस हाँ ये फ़र्क है कि इस साल के एंड तक आते आते उसमें प्रॉफिट वगैरह भी ऐड हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं आपको बैलेंस शीट बनवा देता हूँ पिछले साल की। इकतीस मार्च 2019। पिछले साल के आइटम पिछले साल की बैलेंस शीट में, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का बच्चे 2019 का, तो ये 2400 रुपये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख लेना बच्चे, 2400 है ना। और पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन ये है मेरे पास 2800, ठीक है, 2800 हो गया। तो ये चीज़ है। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो यहाँ तक। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट। देखो बच्चे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है। लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 88,100 और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 97,400। तो आप एडजस्ट करके, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके मेडिसिन कंज्यूम्ड निकाल सकते हो, क्योंकि जितनी मेडिसिन हम कंज्यूम करेंगे वही मेरा एक्सपेंस बनेगा। उसी को मैं किस में दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हाँ या ना। ठीक है बच्चे, और आप ज़रा एक बार पेमेंट साइड में भी चेक करो, ये लिखा हुआ मेडिसिन। क्या मतलब है इसका, कि आपने मेडिसिन खरीदी होंगी। अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन बता रहा है क्वेश्चन? नहीं बता रहा बच्चे, क्रेडिटर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन के लिए आपने पैसा दिया है ना, यह आपने क्रेडिटर्स को नहीं दिया, यह आपने कैश में खरीदी होंगी। क्योंकि अगर क्रेडिटर्स होता तो मैं उसको एडजस्ट करता, क्रेडिटर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने ये मेडिसिन कैश में खरीदी होंगी, है ना। चलिए, तो देखो कितने की मेडिसिन आपने कैश में खरीदी है, 3,05,000 समथिंग कुछ लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, सीधा अलग से क्या दिखाना, मैं इसी में दिखा देता हूँ। 2 मेडिसिन कंज्यूम, है ना। कितनी बच्चे परचेज़ कितनी करी है आपने, तो अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो उसमें लिखा हुआ है बच्चे 3,05,900। इतनी मेडिसिन आपने कंज्यूम कर परचेज़ करी है, प्लस कर देंगे इसमें हम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 88,100 और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो आपका कंज्यूम्ड आ जाएगा 97,400। तो 3,05,900 प्लस 88,100 माइनस 97,400, तो बच्चे ये आ रहा है मेरा 2,96,600, राइट। इसका मतलब इतनी मेडिसिन हमने कंज्यूम करी होंगी। सो आई होप आपको समझ आ गई हो बात यहाँ तक। ठीक है, बाकी आपको पता है स्टॉक्स तो बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो हम यहाँ दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का 97,400। ठीक है बच्चे, 97,400। और जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग की बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये रहा, हम इसको यहाँ दिखाएंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। और ये कितना है बच्चे, 88,100। आई होप आपको समझ में आई हो बात यहाँ तक बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए, तो मैं आपको पॉइंट नंबर 1 करा चुका हूँ, सेकंड करा चुका हूँ, थर्ड हो चुका है। फोर्थ देखना ज़रा क्या लिखा है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की वैल्यू ओपनिंग में कितनी है, 2,12,000। ठीक है जी। क्लोजिंग में कितनी है बच्चे, 3,16,000। 2,12,000 ओपनिंग में है, यानी कि ओपनिंग की बैलेंस शीट में स्टॉक एसेट है ना बच्चे। इक्विपमेंट क्या होती है हमारी, एसेट। तो अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ओपनिंग यानी कि पिछले साल की बैलेंस शीट में कितना, 2,12,000, 3,16,000
ये आ जाएगा क्लोजिंग की बैलेंस शीट में। इसका मतलब आपने खरीदी होंगी। जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि आपने इक्विपमेंट ख़रीदा होगा, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। नहीं आई बात समझ में भाई? ओपनिंग में 2,12,000 है, क्लोजिंग में 3,16,000 है, तो इसका मतलब आपने इक्विपमेंट्स ख़रीदे होंगे, हाँ या ना? तो आपने कितने के इक्विपमेंट्स ख़रीदे होंगे? आप देखो ज़रा डिफरेंस कितना आ रहा है। ओपनिंग में कितना है बच्चे? ओपनिंग में है 2,12,000 और क्लोजिंग में है 3,16,000। तो 3,16,000 माइनस 2,12,000, इसका मतलब आपने 1,04,000 रुपये का इक्विपमेंट ख़रीदा होगा। और अगर आपने ख़रीदा है तो आपने पैसे भी दिए होंगे, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, ये मत सोचना कि हो सकता है सर पैसे ना दिए हों। अगर पैसे नहीं दिए होते ना तो आपको क्वेश्चन बताता कि हमने इक्विपमेंट ख़रीद तो लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, या तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता। खैर चलो, फाइनली 1,04,000 रुपये का इक्विपमेंट आपने ख़रीदा होगा, तभी डिफरेंस आ रहा है। अब ज़रा बुक में चेक कर लेते हैं, बुक में कितना लिखा हुआ है बच्चे कि आपने कितने का ख़रीदा है इक्विपमेंट। ये देखो आप, ये लिखा हुआ है इक्विपमेंट, है ना? तो बच्चे इसमें पता है कितना लिखा हुआ है? 1.5 लाख रुपये लिखा हुआ है। ये 1.5 लाख रुपये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? अच्छा मैं दिखाता हूँ, देखो पहले आप मुझे बताओ ओपनिंग में कितना है बच्चे? 2,12,000, ठीक है। अच्छा इस साल हमने कितना और ख़रीद लिया? इस साल भी इक्विपमेंट ख़रीदे हैं आपने, तो जितना आपने इस साल ख़रीदा वो ये रहा, है ना? तो इस साल आपने 1.5 लाख रुपये का इक्विपमेंट ख़रीदा है। प्लीज़ सुनना मेरी बात। 2,12,000, 2,12,000 तो पहले का है, प्लस 1.5 लाख मैंने इस साल और ख़रीदा, तो मेरे पास साल के एंड पे 3,62,000 रुपये का इक्विपमेंट होना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3,16,000 का इक्विपमेंट है, तो इसका मतलब बाकी 46,000 रुपये कहाँ गए बच्चे? तो बच्चे बाकी के 46,000 रुपये डेप्रिसिएशन, एसेट आपने यूज़ भी तो करी होगी, हाँ या ना? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? ओपनिंग में 2,12,000 है, 1.5 लाख का आपने और ख़रीद लिया, तो साल के एंड पे कितना होना चाहिए? 3,52,000 रुपये होना चाहिए, हाँ या ना? 52 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 3,62,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं जी 3,16,000 है, तो इसका मतलब बाकी मैंने यूज़ कर लिया होगा, और जितना मैंने यूज़ कर लिया वो मेरा एक्सपेंस है, यानी कि डेप्रिसिएशन। उसको मैं किस में दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बच्चे 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। ओपनिंग में कितना है बच्चे? 2,12,000, हाँ या ना? प्लस ख़रीदा कितना मैंने? 1.5 लाख रुपए का और ख़रीद लिया, हाँ या ना? और माइनस करेंगे इसमें से हम क्लोजिंग कितना? 3,16,000, ठीक है ना? तो पता चल जाएगा कि आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 46,000। और एसेट है तो बच्चे बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्लोजिंग में कितना जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा यहाँ पर इक्विपमेंट 3,16,000, ठीक है। और ओपनिंग की बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 2,12,000 रुपये। इसमें कितना आ जाएगा बच्चे? इक्विपमेंट आ जाएगा आपका 2,12,000 रुपये। अच्छा चलिए, तो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। फिर बिल्डिंग दिखा हुआ है बच्चे, आप ये देखो, आप क्वेश्चन में बिल्डिंग कहता है बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ओपनिंग में कितना है? 4 लाख, क्लोजिंग में कितना बता रहा है? 380। तो इसका मतलब 20,000 रुपये की कमी आ गई। अब वो कमी किस कारण से आई है बच्चे? डेप्रिसिएशन से। अब आप बोलोगे सर सेल भी तो कर सकते हैं। बच्चे अगर सेल करी होती ना तो क्वेश्चन यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करता। और फिर दूसरी बात, अगर सेल करी होती तो पैसे भी तो आते। तो रिसिप्ट साइड पे आप देख लो, है ही नहीं कहीं पे भी ये लिखा हुआ कि आपने बिल्डिंग को बेचा है। समझ रहे हो? तो ये जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना, वो ये जो 20,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है बच्चे? ये डेप्रिसिएशन है। तो ये किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो तो बैलेंस शीट में दिखाओगे आप। ओपनिंग में कितनी है? 4 लाख। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ बिल्डिंग। ओपनिंग में कितनी बच्ची? 4 लाख।
ठीक है जी। ओपनिंग में कितना बच्चे 4 लाख, और क्लोजिंग में कितना चला जाएगा, यहाँ दिखाएंगे हम बिल्डिंग, क्लोजिंग में चला जाएगा बच्चे 3,80,000, 3,80,000 रुपये। ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है 20,000 का, वो कहाँ आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया बच्चे। तो आप चेक कर लो एक बार, इन्फॉर्मेशन मैं सारी दिखा चुका हूँ। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन में आपको सारी दिखा चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो एक बार ज़रा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो आप, कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस तो हमारी एसेट होती है, हाँ या ना। तो इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम लोग। कौन सी बैलेंस शीट में, इस साल की या पिछले साल की, पिछले साल की बैलेंस शीट में। ठीक है ना। तो 71,300 अभी दिखा देते हैं बच्चे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो चुका, कर चुके हम इसको। डोनेशंस 1,45,000 रुपये। तो बच्चे इनकम है डोनेशन, तो इन्हीं के बेस पर तो ये सर्वाइव करते हैं। तो इनकम है तो कहाँ दिखाओगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,45,000। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये आपको दिया हुआ है 70,000 रुपये। सॉरी 70 नहीं, 1,45,000, रियली सॉरी, 1,45,000। ठीक है ना, 1,45,000 ये दिया हुआ है बच्चे। अच्छा, डोनेशन के बाद है बच्चे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे तो डोनेशन के बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने शायद बच्चे थोड़ा सा वो हो गया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बच्चे। पहले सही लिखा था एक्चुअली मैंने ना, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने फिगर सही लिखी थी, मैंने बोल शायद कुछ और दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, काट ही देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय डोनेशन। डोनेशन हमारी इनकम है, और डोनेशन आपको दिया हुआ है 1,45,000। ठीक। अच्छा, डोनेशन के बाद है फिर यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 70,000 रुपये, 70। और बच्चे इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7% फॉर फुल ईयर। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपको ये 70,000 रुपये का ब्याज मिला है ना, पूरे साल का ब्याज मिला है, और वो भी किस रेट से मिला है, 7% से। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, तभी तो आपको 70,000 रुपये का ब्याज मिला है, हाँ या ना। और इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है। ठीक है बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। जो मैंने बात बोली भाई, 70,000 रुपये का आपको ब्याज मिला है तो वो आपकी इनकम है, मतलब आपने पैसा कहीं ना कहीं जमा करा रखा होगा, और ये जो ब्याज मिला ये पूरे साल का ब्याज मिला है 7% के हिसाब से। समझ आई यहाँ तक बात? अच्छा, तो अब एक काम करते हैं हम लोग। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट मिला है तो आपने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करा होगा, तभी तो मिला है, हाँ या ना। और इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है। तो आप चेक करो एक बार, क्या आपने ये इन्वेस्टमेंट इस साल ख़रीदी है? क्या आपने ये इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज़ करी है? अगर बच्चे आपने ये इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज़ करी होती, है ना, प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट इस साल ख़रीदी होती तो इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता या नहीं? क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसा भी देंगे, पैसा देंगे तो आउटफ्लो है, तो मैं किस में दिखाऊंगा इसको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ज़रा चेक करना एक बार, ये रही पेमेंट साइड, आप चेक करना क्या पेमेंट साइड में कहीं दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से नहीं दिया हुआ बच्चे। और अगर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट आपने इस साल तो नहीं खरीदी, पिछले साल खरीदी होंगी, हाँ या ना। अगर इस साल खरीदी होती तो इस साल की पेमेंट साइड में होती। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपने कब खरीदी होंगी, पिछले साल खरीदी होंगी, हाँ या ना। और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगी।
सुना मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट हम पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पिछले साल खरीदी थी और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट कितनी? हाँ जी, 70,000 मत दिखाना, 70,000 तो ब्याज है। आप यहाँ देखो भाई, जहाँ भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7% से, तो ये कितना आना चाहिए? 70,000 रुपये ब्याज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इंटरेस्ट ऐसे तो निकालते हो आप, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट जितनी की भी होगी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, ब्याज कितना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी फिर? 70,000 डिवाइडेड बाय 7%, हाँ या ना? तो 10 लाख रुपए होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब आपने जहाँ भी पैसा लगाया है वहाँ पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, तभी तो आपको 7% के हिसाब से पूरे साल का 70,000 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ दिखाना इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, हमारे पास जितनी भी फिक्स एसेट होती है ना, वो पिछले साल अगर हैं तो वो करंट ईयर में भी आएगी, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। भाई जो बिल्डिंग मैंने पिछले साल ख़रीदी थी, क्या उसको बेच दी मैंने? नहीं बच्चे, उसको इस साल भी यूज़ करेंगे, तो वो इस साल की बैलेंस शीट में भी आएगी। तो बिल्डिंग मैंने दिखा दी, इक्विपमेंट भी दिखा दिया, इस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट पिछले साल थी, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट आपने इस साल बेच दी? अगर बेची होती तो पैसा आया होता, रिसिप्ट साइड में होता। क्या लिखा है कहीं? नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की है ना पिछले साल, वो इस साल की बैलेंस शीट में भी आएगी। जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो मैं इसको यहाँ दिखाऊंगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना? 10 लाख। सो आई होप आपको समझ आई हो यहाँ तक बात। ठीक है जी, चलिए, तो हो चुका मेरा बच्चे यहाँ तक। अब ज़रा रिसिप्ट साइड में आ जाओ। बाकी ये रहा, इंटरेस्ट के बाद है बच्चे प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। आपने कहीं पे कोई शो कर दिया होगा चैरिटी शो, तो वहाँ से कुछ इनकम आ गई आपके पास 1,04,500, तो ये इनकम है मेरी। मैं इनकम साइड में दिखाऊंगा इसको, यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा मैं बाय चैरिटी फ्रॉम, बाय चैरिटी प्रोसीड लिख देना जो लिखा हुआ है, चैरिटी शो प्रोसीड्स ऐसे लिख देना, चैरिटी शो प्रोसीड्स 1,04,500। अच्छा ये कुछ भी नहीं है बच्चे, ये अमाउंट कुछ नहीं है, ठीक है ना, चैरिटी शो प्रोसीड्स। ठीक है बच्चे, रिसिप्ट साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। सर आप पेमेंट साइड पे आ जाते हैं एक बार। पेमेंट साइड में आपको सबसे पहले बच्चे मेडिसिन्स लिखा हुआ है, हो चुका। डॉक्टर्स हॉनोरेरियम, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डॉक्टर्स हॉनोरेरियम, तो वो तो डॉक्टर्स की सैलरी, हॉनोरेरियम का मतलब होता है सैलरी। जब हम किसी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं ना, तो उसको स्पेशल फ़ीस देते हैं, एक ऑनर वाली पेमेंट हो जाती है कि अभी आप हमारे यहाँ पे आए हो किसी मरीज़ का स्पेशली इलाज करने के लिए, तो उसको स्पेशली जो पेमेंट दी जाती है उसको हॉनोरेरियम कहते हैं बच्चे। और ऑनोरेरियम आपको दिया हुआ है 90,000, 90,000 रुपये। ठीक है, अच्छा उसके बाद सैलरी, तो टू सैलरी, सैलरी आपको दिया हुआ है 2,75,000, दिखा देना, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर है नहीं। सैलरी के बाद है पैटी एक्सपेंसेस, खर्चे हैं मेरे। पैटी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे 4610। पैटी एक्सपेंसेस के बाद इक्विपमेंट्स है, हो चुका इक्विपमेंट्स। तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, खर्चे कितने हैं बच्चे एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो?
7500, ठीक है। और उसके बाद जो आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो मैं यहाँ दिखा दूँगा कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है 37,750, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक कैश बैलेंस आपका पिछले साल का भी था, ओपनिंग में जो दिया हुआ है 71,300 रिसिप्ट साइड में, तो वो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी तो आएगा, वो हमने दिखाया नहीं बच्चे। तो मैं यहाँ दिखा दूँगा कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है 71,300, ठीक है बच्चे। सो आई होप हो चुका है। तो सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं, बस क्लोजिंग करनी है। इसको क्लोज़ कर देते हैं बच्चे। ओपनिंग की बैलेंस शीट, यहाँ से कैपिटल पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है जी। 2,12,000 प्लस 4 लाख प्लस 10 लाख प्लस 88,100 प्लस 2,400 प्लस 71,300, ये टोटल आ रहा है 17,73,800, 17,73,800। इसमें से माइनस करेंगे 2,800, तो 17,71,000। यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल। बच्चे कैपिटल फंड लिखना आप यहाँ पे, खाली कैपिटल मत लिखना, कैपिटल फंड लिखना। 17,71,000, 17,71,000, 17,71,000, ठीक है ना। ये मेरा कैपिटल फंड आ गया। तो इस कैपिटल फंड को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड 17,71,000 इनर कॉलम में दिखाना आप, ठीक है, क्योंकि अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ नफ़ा नुकसान आ जाए। बच्चे अगर यहाँ पर प्रॉफिट आता है तो हम उसको प्रॉफिट ना बोल के उसको सरप्लस बोलते हैं, और अगर लॉस आता है तो उसको लॉस ना बोल के डेफिसिट वर्ड यूज़ करते हैं, डेफिसिट, है ना। चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं। 480 प्लस 145 प्लस 70,000 प्लस 1,04,500, ये टोटल आ रहा है मेरा 7,99,500। ये वाली साइड ज़्यादा है, क्रेडिट वाली, 7,99,500। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 296,600 माइनस 46,000 माइनस 20 माइनस 90 माइनस 275 एंड माइनस 4,610 माइनस 7,500। तो बच्चे 18,300 का डिफरेंस आ रहा है। तो 18,300 मतलब डिफरेंस आने का मतलब 18,300 आंसर आ रहा है मेरा सरप्लस। $18,300, ये क्या आ गया मेरा सरप्लस। ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। और इस सरप्लस को आप इसमें ऐड कर देना, सरप्लस 18,300, तो यह आ जाएगा मेरा 17,89,300। और इसमें 1,000 रुपये और ऐड कर देना, ये जो दिया हुआ है आपको, $17,90,300, है ना। और इसको भी टोटल कर लो आप बैलेंस शीट को, 3,16,000 प्लस 3,80,000 प्लस 10 लाख प्लस 2,800 प्लस 97,400 प्लस 37,3,750। बच्चे ये आ रहा है 18,33,950,
शायद मैं कोई ना कोई गलती हो गई, कोई आइटम रह गया होगा दिखाने से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चे, एक बार ज़रा कैपिटल फंड चेक कर लो मैंने सही कैलकुलेट करा है या नहीं। मुझे लग रहा है मैंने कोई मतलब फिगर इधर उधर ना कर दी हो यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2,12,000 प्लस 4 लाख प्लस 10 लाख प्लस 88,100 88,100। अच्छा, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,400। ठीक है, कैश बैलेंस 71,300। ठीक है, माइनस करेंगे हम इसमें से एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का ना, ओहो बच्चे ये 640 रुपये दिया हुआ है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन ना, ये बेसिकली 640 रुपये है। तो मैं 640 रुपये माइनस करूँगा। पिछले साल का बच्चे 640 है। ठीक है, तो 640 अगर मैं माइनस करूँगा तो ये बच्चे आ जाएगा मेरा, ये आंसर आ जाएगा 17,73,160। 17,73,160। ठीक है बच्चे, क्लरिकल मिस्टेक हो गई है। ठीक है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना, हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सरप्लस आ गया 17,73,160। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा 17,73,160 160। ठीक है, 17,73,160। अब एक बार ज़रा मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो 4,80,000 प्लस डोनेशन मेरा आया है कितना बच्चे, 145। डोनेशन है मेरा 145 प्लस इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 70,000 और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1,04,500। 1,04,500 तो 7,99,500। ये भी ठीक है मेरा। और इसके बाद फिर आगे जो है मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना है, 3,05,900 प्लस कर देंगे इसमें हम ओपनिंग स्टॉक 88,100 और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 97,400। तो 296,600। ये भी ठीक है बच्चे आपका, है ना। 2,12,000 रुपये प्लस परचेज़ करा है 1.5 लाख और इसमें से माइनस करेंगे 3,16,046। ये भी ठीक आ रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी ठीक है मेरा 20,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के बाद है आपका डॉक्टर्स होनोरेरियम 90,000 रुपये, ये भी ठीक है। सैलरी 275 दे रखी है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, पैटी एक्सपेंस क्वेश्चन में 4610 दिया हुआ है, ये भी ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7,500 है, ये भी ठीक है। तो बच्चे हो सकता है मैंने ना कैलकुलेशन करने में शायद कोई गलती कर दी होगी, प्लस माइनस करने में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 799,500 माइनस 296,600 माइनस 46,000 माइनस 20 माइनस 90 माइनस 275 माइनस 4610 माइनस, एक बार मैं फिर कर लेता हूँ। 799,500 माइनस 296,600 माइनस 46,000 माइनस 20,000 माइनस 90 माइनस 275 माइनस, ये आ रहा है बच्चे 275 माइनस करने के बाद 71,900 माइनस 4610। ठीक है,
अच्छा मैंने 46,100 माइनस कर दिया था बच्चे, तभी वो बार बार गलती हो रही है, -7500। ठीक है, तो सरप्लस आ रहा है बच्चे आपका 59,000। वो मैंने थोड़ा गलत कर दिया बच्चे। कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है। 59,790, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा बच्चे 59,790 प्लस 17 73 160, यह आ जाएगा मेरा 18,32,950 प्लस 1000, तो ये 18,33,950। ठीक है बच्चे, दोनों साइड मैच कर रही है आपकी। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बच्चे। ठीक है, आपको तरीका समझ आना चाहिए कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया बच्चे। इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है जी, ओके।